Very good morning to all students. Today date is 29 January 2022. Class 9th. Subject is political science. In political science we are discussing about the working of institutions. We see how the big orders या big decisions were taken by the government. Only one person is responsible for taking these decisions, या फिर ये कहें कि एक व्यक्ति जिम्मेदार है इतने बड़े डिसीजंस को लेने के लिए, या बहुत सारे लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इतने बड़े डिसीजंस को लेने के लिए। कैसे डिसीजन? जैसे कि हमने अपनी बुक में पहले पेज पे ये देखा जिसमें एक ऑर्डर फाइल हुआ है, और ऑर्डर किस चीज़ को लेकर है? वो ऑर्डर 27% रिजर्वेशन को लेकर है। किसके लिए? जो इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शंस हैं उनको लेकर के ऑर्डर फाइल हुआ है, जिसमें सबसे पहले जो रिपोर्ट है वो 1979 में मंडल कमीशन के द्वारा रिपोर्ट अपनी जो है सौंपी जाती है। और उसके बाद 13 अगस्त 1990 में एक ऑफिस मेमोरेंडम पारित किया जाता है, जिसके थ्रू जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें 27% का रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, ये ऑर्डर हम देखेंगे, उसको ध्यान से समझना है। क्या किसकी बात की गई है? 27% रिजर्वेशन की बात की गई है इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ओके, इसके बाद ये यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हु टेक दीज मेजर डिसीजंस, या हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज मेजर डिसीजन। इतना बड़ा डिसीजन लिया गया तो क्या एक व्यक्ति ने लिया? नहीं लिया। मतलब एक बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस डिसीजन को लिया होगा, क्योंकि हम आपको ये बता दें, पहले वीडियो में मैंने ये बताया है कि जब ये आपका डिसीजन, ये मेमोरेंडम आया तो उस समय इसकी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है बहुत आलोचना हुई, इसकी बुराइयाँ हुई। क्यों हुई? इसका रीज़न ये रहा कि जब रिजर्वेशन हो जाएगा किसी चीज़ में कि इतनी सीटें इतने लोगों को दे देंगे, कहाँ उस सीट पे पूरी सीटें निकलती तो सभी फाइट करते। लेकिन अब क्या कि कुछ जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो कम हो रही हैं, तो इसका लोगों ने क्या किया? कंट्रोवर्सी की, आलोचना की। लेकिन लास्ट में ये जो ऑर्डर है ये फाइल हो जाता है 13 अगस्त 1990 को। डेट आप जरूर याद रखें, ठीक है। अब ये जो डिसीजन है इस किसने लिया होगा? मैंने बताया है कि प्रेसिडेंट इज नॉन एज द हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट्स होता है। सारे राज्यों का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। तो मतलब जो डिसीजन लिए गए होंगे किसके द्वारा लिए गए होंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उनकी कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा, और भी जो हाई ऑफिसर्स होंगे उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया होगा। ठीक है, इसके आफ्टर मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम क्या थे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरी की पूरी कंट्री में वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर एक स्टेट में वर्क करती है, लोकल गवर्नमेंट मतलब स्टेट के अंडर में ही क्या चलती है? लोकल गवर्नमेंट चलती है। तो हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके सेंट्रल गवर्नमेंट में एक आप लोगों ने हाउस सुनी, एक बॉडी सुनी, इंस्टीट्यूशन का नाम सुना है। दैट इंस्टीट्यूशन इज पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेस। क्या है? 2 हाउस हैं पार्लियामेंट के, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब एक बिल्डिंग है, एक तरीके से हम कह लें क्या है? इंस्टीट्यूशंस हैं। उस इंस्टीट्यूशन के 2 पार्ट हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, जो इसके मेंबर्स होते हैं किसके? लोकसभा राज्यसभा के, उनको हम एमपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपीज, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो एमएलए होते हैं ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। मतलब स्टेट जो होती है, स्टेट में आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल चलती है उसको उनको क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं उनके मेंबर्स को। ठीक, इतनी बात समझ में आए तो। और अगर कोई पूछे पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं तो 3 हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और
प्रेसिडेंट। कितने पार्ट हैं? 3। हाउस पूछ है तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इतना क्लियर। उस जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसके लिए सेंट्रल के बेस पे अगर कोई डिसीजन लिया, पूरे देश के लिए अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसके लिए लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट सब के सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो भी जो भी लॉ बनेगा वो तीनों द्वारा उसको मान्य किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेड तभी होगा वो। यानी लोकसभा की भी अनुमति मिलेगी, राज्यसभा की भी मिलेगी और प्रेसिडेंट की भी अनुमति मिलेगी, तभी वो लॉ बनेगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे अपना स्कूल है, स्कूल के बिहाफ पे अगर कोई डिसीजन लेना है स्कूल के वेलफेयर में, तो हमें पता है कि अपने स्कूल में अपनी एक कमेटी है ना, तो कमेटी में मेंबर्स भी हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि अकेले प्रिंसिपल मैडम जो है वो एक ऑर्डर साइन कर दें और वो मान लिया जाएगा। क्या होगा, मतलब क्या करेंगे, बनेगा एक फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट तैयार होगा, वो फॉर्मेट सभी लोगों के पास जाएगा, 8 मेंबर्स के साथ, और सभी लोग उस पर क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, तब वो अप्रूव्ड होगा, है ना, तब वो इम्प्लीमेंटेड होगा। ऐसे ही अपनी गवर्नमेंट का सिस्टम चलता है। कैसे कि कोई भी लॉ है उसको कौन बना रहा, लेजिस्लेचर बना रहा है, फिर एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लाइज कर रहा, जुडिशरी इन दोनों के विवादों को सुलझाता है। ऐसे सिस्टम चलता है। लोकसभा में कोई भी बिल बना वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा वाले उसको अनुमति दे देंगे, तो लास्ट में किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट लास्ट में उस पर सिग्नेचर कर देगा, तो वो एक लॉ बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ऐसे जो ऑर्डर हम आपको बता रहे हैं, कौन सा ऑर्डर, रिजर्वेशन के बारे में, जो 27% का रिजर्वेशन मिला हुआ है, जो एजुकेशनली और सोशली वीकर सेक्शन थे उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो कब दिया गया ये ऑर्डर, कब निकाला गया, 13 अगस्त 1990। ठीक है, एक ऑर्डर फाइल हुआ जिसमें 27% रिजर्वेशन की बात की गई है, जो एजुकेशनली और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे जो भी गवर्नमेंट, हमें पता है सेंट्रल में हमने बताया, लोकसभा राज्यसभा के बारे में स्टेट में भी बताया है। आपने पिछले चैप्टर में, जो पिछला चैप्टर मैंने आपको बताया था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमने आपको बताया था कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 543, यही बताया था ना। तो जो भी पार्टी इसके आधे से एक ज़्यादा, ठीक है, आधे से ज़्यादा वोट को जीतती है, उसकी आधे से ज़्यादा अगर सीटें आती हैं तो वो अपनी क्या बना लेती है, गवर्नमेंट बना लेती है, और वो गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी कंट्री के ऊपर अपना राज करती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट बनाती है जो पार्टी, उसी पार्टी के मिनिस्टर्स बनते हैं, है ना, सुना है ना, जैसे अपने यहाँ पे बीजेपी पार्टी चल रही है ना, तो अपने अधिकांश जो देखा होगा, जो नेता हैं बड़े बड़े पद पे, जो मंत्री है, वो कौन सी पार्टी के होंगे, बीजेपी पार्टी के होंगे, क्योंकि जो सरकार चलाएगी उसी के मिनिस्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से एक कैबिनेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। ठीक है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, कैबिनेट, जो इसके मेंबर होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रेसिडेंट के बारे में बता दिया मैंने। प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ द, क्या बोला जाता है प्रेसिडेंट को, हेड ऑफ द, नो, हेड ऑफ द स्टेट, और प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए, जो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट का, वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि जो हम एमपी चुनते हैं उसके लिए हम खुद वोट करते हैं, हम का मतलब जो 18 साल की उम्र को कंप्लीट कर लेते हैं वो वोट करते हैं, लेकिन जो आपके राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं उसके लिए हम लोग वोटिंग नहीं करते, बल्कि जो एमपी चुने जाते हैं और जो एमएलए चुने जाते हैं प्रत्येक स्टेट से, वो वोट करते हैं कहाँ पे, प्रेसिडेंट की जो वोटिंग वगैरह होती है उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें अपन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब कि जिसको हमने चुन के भेजा है वो दूसरे को चुनेगा, है ना, ये प्रोसीजर। ठीक है, अच्छा, अब ये देखना है कि प्रेसिडेंट के पास आपको पावर क्या क्या है, प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं, वो ध्यान से आप लिखते जाइए, मैं बोले भी दे रही हूँ, लिखे भी दे रही हूँ। आपको मेन यही यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि राइट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर क्या क्या होता है। ठीक, देखो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट,
प्रेसिडेंट। जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज होगी उसके किसके द्वारा ली, किसके नाम पे ली जाएंगी, वो प्रेसिडेंट के नाम पे। अभी बताया मैंने कि कोई भी बिल पारित करने के लिए उसमें किसकी सिग्नेचर होनी चाहिए, लास्ट प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होनी चाहिए, तभी वो लॉ बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे। ऑल मेजर appointments are made in the name of president। जितने भी अपॉइंटमेंट होने, मेजर अपॉइंटमेंट समझ रहे हैं ना, सरकारी जो भी लीडर आपके चुन के जाते हैं, जो भी लीडर उन्हें शपथ वगैरह दिलानी होती है, तो अधिकांश को कौन दिलाता है शपथ, प्रेसिडेंट के नाम पे अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, ऑल इंटरनेशनल, देखिए ऑल इंटरनेशनल treaties and agreement are made in the name of president। यानी कि इंटरनेशनल ट्रीटीज मतलब अंतरराष्ट्रीय जो संधियां हो रही, संधियां यानी समझौते, तो वो भी किसके नाम पे हो रहे हैं, वो भी आपके प्रेसिडेंट के नाम पे। जो भी एग्रीमेंट होगा, जो भी संधियां होंगी, वो किसके नाम पे, किसके बिहाफ पे होगी, प्रेसिडेंट साइन करेगा उनको। ओके, ये भी किसके नाम पे होंगी, प्रेसिडेंट। ये मतलब समझ लो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यानी कि देश के हित में जो भी काम किया जाएगा वो कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा। ठीक है, ये इतना समझ में आया आपको। एक और पॉइंट देखेंगे अपन लोग, और द प्रेसिडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखिएगा। द प्रेसिडेंट is the supreme commander, of defense forces of India। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका प्रेसिडेंट होता है, जो भी आपकी डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो आपकी जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, 3 डिफेंस फोर्सेस हैं अपने यहाँ पे, के नहीं है, तो चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे वायु हो, उसका हेड भी कौन होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ठीक, ये पॉइंट नोट कर लिया आपने। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रेसिडेंट का पावर समझ में आया, तो प्रेसिडेंट अपने कंट्री में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, जितने भी देश की सुरक्षा को लेके मामले होंगे,
देश की वेलफेयर को लेके मामले होंगे वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सारे के सारे किसके नेम पे डिसीजन लिए जाएंगे, प्रेसिडेंट के नेम पे। वैसे ही बताया मैंने कि जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट्स होता है। स्टेट्स मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो डिसीजन होंगे किसके नाम पे होंगे, प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, ठीक है। और साथ में ये भी बताया जितनी भी डिफेंस फोर्सेस, 3 डिफेंस फोर्सेस हैं, उसके लिए उसका भी कमांडर कौन होता है, चीफ कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। ये आपके लिए आज के लिए इनफ है। कल हम डिस्कस करने वाले हैं जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। 3 पार्ट्स पढ़े हैं हम लोगों ने, एक तो लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर मेक द लॉज, लेजिस्लेचर क्या करता है, मेक द लॉज यानी कि कानून बनाते हैं, और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव इम्प्लाइज है, क्या करते हैं वो उनको इम्प्लीमेंटेड करते हैं, उनको लागू करते हैं। और जुडिशरी क्या करते हैं कि इन दोनों के जो झगड़े होते हैं, जो वाद विवाद होता है, उनको कौन सॉल्व करता है, जुडिशरी, ठीक है। उसके लिए क्या है, एक आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा हुआ लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोक अदालत, ऐसे वर्ड पढ़े कि नहीं पढ़े, अपन लोगों ने पढ़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट तो सुना है कि नहीं सुना, कि जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद प्रत्येक स्टेट का अपना एक अलग हाई कोर्ट होता है, ये भी आपको पता है। कुछ अपने यहाँ पे छोटे स्टेट है, उनको मिला के एक हाई कोर्ट बन जाता है। तो इस तरीके से 25 हाई कोर्ट्स हैं अपने यहाँ, ठीक है। तो कल हम जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। आपको करना क्या है कि ये जुडिशरी का फंक्शन है, कल थोड़ा सा रफली देख के आएंगे आप लोग। जब आप एक बार हाथ से पढ़ के आएंगे ना तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि जुडिशरी क्या है, ओके। और इसी के साथ में आपका जो ये वाला टॉपिक है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये कल फिनिश कर देंगे हम, ओके। नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।